गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है वो है 12th क्लास की मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर, मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट मैनेजरियल रोल्स एंड लेवल्स, प्रबंध की प्रक्रिया, प्रबंधकीय भूमिकाएं एवं उसके पदानुक्रम। इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है आपका प्रबंध की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ समझेंगे और ये प्रबंध प्रक्रिया क्यों है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, प्रबंध का मतलब तो हमें पता है कि मैनेजमेंट होता क्या है। इस प्रक्रिया शब्द का मतलब एक बार हम जरा समझ लें कि प्रक्रिया का मतलब क्या होता है। क्रिया मतलब कोई भी कार्य और प्र का मतलब होता है पहले, यानी कोई भी कार्य करने से पहले कोई मार्ग या उस कार्य करने के तरीके को निर्धारित करना ही क्या है, प्रक्रिया है। देखिए, किसी भी कार्य को करने का पूर्व निर्धारित तरीका, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो हमारी स्टडी का हो, चाहे वो कहीं जाना हो, हमारी लाइफ में या ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में जब भी कोई काम होता है, कोई टास्क परफॉर्म किया जाता है, कोई टारगेट अचीव करने के लिए जो भी काम किया जाता है, उस काम को करने का एक फिक्स फॉर्मेट होता है, एक फिक्स तरीका होता है, एक पूर्व निर्धारित तरीका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। अब प्रक्रिया तब बनती है जब उसमें एक से ज्यादा क्रियाएं हैं। अब एक से ज्यादा क्रियाएं होंगी तभी तो वो प्रक्रिया बनेगी। अब इसी तरह से देखिए, प्रक्रिया में भी कुछ क्या कहा गया है, प्रबंध प्रक्रिया एक निश्चित कार्य श्रृंखला को पूर्ण करती है। सही बात है, एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म किए जाते हैं प्रबंध प्रक्रिया में। किसी भी काम को करने के लिए जो पहले से तैयारी की गई है, जो पूर्व में तैयारी की गई है, पूर्व में एक मार्ग निर्धारित किया गया है, उसे कहते हैं प्रक्रिया। और प्रबंध प्रक्रिया को करने के लिए भी एक पूर्व निर्धारित स्ट्रेटजी, पूर्व निर्धारित तरीका, वे डिसाइड किया जाता है, जो कि बहुत सारी स्टेप्स से होकर गुजरता है। उसमें बहुत सारे कार्य इन्वॉल्व होते हैं, तो वो प्रबंध की प्रक्रिया बन गई। अब प्रबंध प्रक्रिया को इस चार्ट के माध्यम से आप समझिए कि इतने सारे कार्य होते हैं स्टेप बाय स्टेप, तब जाकर के वो प्रबंध प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं। सबसे पहला कार्य नियोजन, यानी कि योजना बनाना। नियोजन, योजनाएं बनाना, स्ट्रेटेजी मेकिंग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लानिंग, प्लान करना। हमें कोई भी काम करना है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी कॉर्पोरेट लाइफ से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचना कि उस कार्य को कैसे करना है, कौन उस कार्य को करेगा, कब वो कार्य किया जाएगा, ये सब चीजें पहले डिसाइड की जाती हैं कार्य करने से पहले। और ये जो सारा काम है, सोचने वाला काम, थिंकिंग, वो सब किसमें है, नियोजन में, योजना बनाने में। अब हम बॉयज, लड़के, पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन प्लान करते हैं, वो होता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को हम प्लान करते हैं 14 फरवरी के लिए कि यार हम कहां जाएंगे, होटल कौन सा होगा, रेस्टोरेंट कौन सा होगा, ये सब चीजें हम एक दिन में ही डिसाइड करते हैं। डिसाइड करने के बाद हम क्या करते हैं कि हमें क्या पहनना है, हम कैसे जाएंगे, दोस्त की हेल्प कैसे लेनी है, ये मतलब सारी चीजें हम रात को हमारे दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है, स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं। वो तो है हमारी पर्सनल लाइफ की प्लान। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ की प्लान। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स है, अपने हितधारियों की हितों की रक्षा करना है। अब हर कंपनी रात दिन सिर्फ यही सोचती है कि वो अपने हितधारियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचाए, उनके हितों की रक्षा कैसे करे, और इसके लिए वो डेली क्या बनाती है, प्लानिंग करती है। जैसे कि आज हम बात करूं, हम
किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सपोजिंग दैट मैं किसी स्कूल के अंदर पढ़ा रहा हूं, तो वहां के डायरेक्टर्स हों, वहां के प्रिंसिपल्स हों, जो भी मैनेजमेंट कमिटी है, उनका डेली एक्टिविटी वर्क जो होगा वो सिर्फ यही होगा कि स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए डेली कुछ ना कुछ नया प्लान करना, कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटेजी मेकिंग करना, जिससे उस काम को अंजाम दिया जा सके और अपने टारगेट्स को इजीली अचीव किया जा सके। स्टूडेंट लाइफ के अंदर टाइम टेबल बनाना, ये भी एक प्लानिंग है। ये सब चीजें प्लानिंग का ही हिस्सा है, क्योंकि प्लानिंग कार्य को करने के पहले की स्टेप है। सोचना, उसके बारे में मनन करना कि हमें वो कार्य कैसे करना है और इस कार्य को करने के बाद क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। जैसे ही हमने नियोजन किया, प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद हमें सोचना है कि हम जो रिसोर्सेज उसमें यूटिलाइज करेंगे वो काम कैसे किया जाएगा, किन साधनों का हम यूज करेंगे, उन साधनों को जुटाना, यानी कि हमारे रिसोर्सेज को जुटाना। इन शॉर्ट, उन 5 6 M's को कलेक्ट करना, और वो जो संसाधन होंगे वो उच्च गुणवत्ता वाले, सस्ते, लागत में भी कम होने चाहिए। अब साहब एक नियुक्तिकरण तीसरा स्टेप है। नियुक्तिकरण है स्टाफिंग। ये सिर्फ दिया गया है ह्यूमन रिसोर्स के लिए। ये मैंने आपको कल भी बताया था मानव संसाधन प्रबंध में कि नियुक्तिकरण का मतलब होता है एक रिक्त पद के ऊपर एक सही व्यक्ति की नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो है नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। सपोजिंग दैट मेरी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट खाली हुई है, ठीक है, तो मैंने उसके लिए एडवर्टीजमेंट दिया, इंटरव्यूज कंडक्ट कराए, लोग इंटरव्यूज देने आए हैं। अब उसके बाद मैंने जो मेरे लिए सुटेबल पर्सन था, जो एक्सपीरियंस में भी अच्छा हो, क्वालिफिकेशन भी अच्छी हो, उसका काम करने का तरीका भी स्मार्ट हो, न्यू टेक्निक्स जानता हो, स्मार्ट टेक्निक्स जानता हो, उसको मैं अपॉइंट करूंगा। ये सारी प्रोसेस है स्टाफिंग में। निर्देशन, डायरेक्शन, कोई भी कार्य जो किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इस चीज के लिए गाइडलाइंस देना कि कोई भी काम कैसे किया जाएगा। एक मूवी जब बनती है तो एक्टर्स जो होते हैं उन्हें भी एक व्यक्ति गाइड करता है उनके सामने बैठकर, वो डायरेक्टर होता है जो उनको गाइड कर रहा है कि आपको ये काम ऐसे करना है, आपके काम में ये कमी है, इसको इस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं, इसकी जगह आप ऐसे काम कर सकते हो। सेम काम ऑर्गेनाइजेशन में भी। ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज जो काम करते हैं वो काम कैसे किया जाएगा, कैसे उससे समय बचाया जा सकता है, कैसे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है, ये सब चीजें जो हमें बताई जाएंगी, जो सिखाई जाएंगी, वो डायरेक्शन में की जाएंगी। हमें कोई डायरेक्ट करेगा, निर्देश देगा, उन निर्देशों का हमें पालन करना होगा, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, वो निर्देशन का काम है। नेतृत्व, ये निर्देशन करने के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति तो चाहिए जो हमें ये गाइडलाइंस दे दे, वो होगा हमारा लीडर। अब वो टीम लीडर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, सीनियर मैनेजर हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। हर व्यक्ति के जो बॉस हैं वो उसके लीडर हैं। मैं एक कंपनी में अगर मान लीजिए परचेज मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूं, है, अब परचेज मैनेजर के ऊपर मेरे भी ऊपर कोई बॉस होंगे, लाइक जनरल मैनेजर की हम बात करें, तो वो मेरे लिए लीडर है क्योंकि वो मुझे लीड कर रहे हैं, मैं उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा हूं। उनके ऊपर भी कोई लीडर्स होंगे जो उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं और वो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो लीडर का होना बहुत जरूरी है ताकि वो डायरेक्शंस दे सके। जब एक टीम मैदान में उतरती है क्रिकेट खेलने या कोई भी गेम खेलने के लिए, तो 11 के 11 खिलाड़ी 11 दिमाग से नहीं चलते, सिर्फ एक दिमाग से चलते हैं, और वो एक दिमाग होता है कैप्टन का। कैप्टन उस पूरी टीम को लीड करने वाला होता है, उसी की गाइडलाइंस से पूरी टीम खेलती है। इसीलिए और उसका हार का और उसकी जीत का जो भी श्रेय होता है वो टीम की कैप्टन की स्ट्रेटेजी के ऊपर होता है। जितना ज्यादा इफेक्टिव और स्मार्ट प्लानिंग अगर उसकी होगी, स्ट्रेटेजी मेकिंग उसकी होगी, तो टीम जरूर जीतेगी। तभी वो एक बेस्ट लीडर बनता है क्योंकि उसकी योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं। नेतृत्व, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। देखिए, एक नेतृत्व, प्रभावी नेतृत्वशाली व्यक्ति का एक काम है कि वो अपने समूह के बीच में, समूह के लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना करके चले, समन्वय करके चले, ताकि एक दूसरे की भावनाएं, एक दूसरे के विचार, एक दूसरे की सलाह, एक दूसरे के शिकायतें हैं, सुझाव है, सलाह है, ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ वो शेयर कर सकें। एक
कोऑर्डिनेटेड एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए जो नेतृत्व है, अगर ये फोर्सफुली किया जा रहा है, यानी दबाव में, प्रेशर में, तो फिर वो टीम जो होती है वो अपनी इफेक्ट्स को नहीं दे पाती, अपना 100% एफर्ट नहीं लगा पाती। उन्हें एक स्वतंत्र एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए अपने एम्प्लॉयज को, उनकी बातों को सुना जाए, उनके विचारों को सुना जाए। अगर मान लीजिए हमारे पास काम करने का कोई तरीका है और हमारे सबऑर्डिनेट के पास उस काम को करने का हमसे ज्यादा अच्छा तरीका है, तो फिर उसके कार्य को पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, जो कि अगला वाला पॉइंट है ना, अभिप्रेरण। उनका मनोबल बढ़ेगा, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो उस काम को और ज्यादा अच्छे तरीके से करने में सफल हो पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपने टास्क को, अपने कार्य को, अपने लक्ष्यों को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से, क्लियरली समझा सकें और उन्हें कैसे अचीव करना है वो भी उन्हें आप बता सकें। अभिप्रेरण, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है किसी भी कार्य को इफेक्टिवली करने के लिए एक व्यक्ति को प्रेरित करना, उसको मोटिवेट करना कि आपको यह कार्य करना है, इस कार्य को करने से यह फायदा हो सकता है। उसके मनोबल में वृद्धि करना, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, उसका आत्मविश्वास जो है वो मजबूत करना, यह सारा काम अभिप्रेरण में होता है। अभिप्रेरण जो है मॉनिटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है, मतलब वित्तीय भी हो सकता है और गैर वित्तीय भी हो सकता है। वित्तीय तो कैसे कि अगर मैं मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज में डिक्लेयर कर दूं कि अगर आप मेरी सेल को इतना, मान लीजिए मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, उस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में मेरे जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्समैन जो काम कर रहे हैं, तो मैंने एक ये डिक्लेरेशन दी कि जो भी इस साल दिवाली पे फ्रिज की 500 यूनिट्स एक्स्ट्रा सेल करेगा, जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति का टारगेट होता है, तो मेरे सेल्समैन का भी टारगेट है। अब मैंने उन्हें एक टारगेट दिया कि अगर आप लोगों ने 500 यूनिट्स एक्स्ट्रा सेल कर दी तो मैं आपको पर यूनिट की सेल्स प्राइस का या प्रॉफिट मार्जिन का 30% कमीशन के रूप में दूंगा। अब मान लीजिए एक फ्रिज के ऊपर मैं 5000 रुपीज का प्रॉफिट कमाता हूं, तो 5000 रुपीज का 30% यानी 1500 रुपीज मैं उनको एज अ कमीशन या एज अ रेम्युनरेशन देने के लिए डिक्लेरेशन दे देता हूं, और वो भी एक फ्रिज के ऊपर। तो 500 फ्रिज के ऊपर बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो उससे क्या हुआ, ये एक मॉनिटरी मोटिवेशन था। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज जो होंगे वो मोटिवेट होंगे कि नहीं यार, अगर हम एफर्ट्स लगा करके 500 यूनिट्स एक्स्ट्रा सेल करते हैं तो उससे हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। वो मोटिवेशन का पार्ट है, मॉनिटरी मोटिवेशन। नॉन मॉनिटरी के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एक गेट टुगेदर किया और वहां पर अपनी सक्सेस पार्टी दी थी, और वहां पर एक सेल्समैन को मैंने स्टेज पे बुलाया और उसको मैंने प्रेज किया कि आज अगर हम ये जो सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इस पर्सन की वजह से कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाई है। अब ऐसी चीजें जो होती हैं वो एक व्यक्ति को देती है नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी हो, पोस्ट प्रमोशन हो, ग्रुप डिस्कशन के अंदर उसकी तारीफ करना हो, ये सब चीजें होती है मोटिवेशन के लिए, है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का, जिसमें एम्प्लॉय के कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एम्प्लॉय अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, फ्री एनवायरनमेंट फील नहीं कर रहा है, तो फिर वो अपने एफर्ट्स नहीं लगा पाएगा। नियंत्रण, कंट्रोल। अब देखिए, कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। उसका होना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन होना बहुत आम बात है, और कंट्रोल जब तक किसी भी चीज पर नहीं होगा तो फिर वो चीज खराब भी हो सकती है, मिस यूज भी उसका किया जा सकता है, एक्स्ट्रा यूज भी किया जा सकता है। सपोजिंग दैट कोई ग्लास की फैक्ट्री है, अब ग्लास एक बहुत रिस्की प्रोडक्ट है, उससे बनने वाला प्रोडक्ट, अब वहां पर अगर मैं प्रॉपर्ली कंट्रोल सुपरविजन नहीं रखूंगा तो एम्प्लॉयज तो मेरे मटेरियल को वेस्ट करते रहेंगे। तो कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर कंट्रोल प्रोसेस अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देती है, एक कोऑर्डिनेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करके देती है। ये जो भी चीजें हमने पढ़ी, ये सब प्रबंध प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस का हिस्सा है। चाहे वो प्लानिंग हो, प्लान बनाना हो, संगठन रिसोर्सेज को कलेक्ट करना हो, नियुक्तिकरण, एक फिक्स प्लेस के ऊपर फिक्स पर्सन की अपॉइंटमेंट हो, निर्देशन, किसी भी कार्य को करने के लिए डायरेक्शंस, दिशा निर्देश देना हो,
नेतृत्व, वो दिशा निर्देश जिस व्यक्ति द्वारा दिए जाएंगे, वो टीम लीडर का होना हो, समन्वय, अपने पूरे ग्रुप में कोऑर्डिनेशन बना के रखना हो, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के विचार, एक दूसरे की शिकायतें, सुझाव आपस में शेयर करना हो, अभिप्रेरण, कार्य करने के लिए मोटिवेट करना हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या नॉन फाइनेंशियली हो, नियंत्रण, कंट्रोल, जो भी कार्य किया जा रहा है उसके ऊपर पूर्ण रूप से निगरानी रखना। ये सारे काम जो है ये प्रबंध प्रक्रिया का भाग है। ये थी पूरी आपकी प्रबंध प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस। इसे फटाफट से राइट डाउन करें। उसके बाद हम टॉपिक देखेंगे प्रबंध प्रक्रियाओं की विशेषताएं। इसकी कुछ विशेषताएं भी है, उन्हें भी हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको राइट डाउन करेंगे फटाफट। तो प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ लिखने के बाद जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं। तो प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताओं को हम इन पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है, यह एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस। सही बात। जब मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो मैनेजमेंट प्रोसेस भी तो कंटिन्यूअस प्रोसेस ही होगी। कंटिन्यूअस और गतिशील होने का मतलब है कि मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के डेली रूटीन टास्क को कंप्लीट करता है। ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस जब तक है, ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व जब तक है, तब तक ही प्रबंध प्रक्रिया का अस्तित्व बना हुआ है। यानी कि प्रबंध प्रक्रिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डेली रूटीन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन देती है, उसमें भूमिका निभाती है। इसलिए इसे एक सतत और गतिशील प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन के कार्यों में इन्वॉल्व है। सेकंड जो है वो है, यह एक मानवीय कार्य है। अब मानवीय कार्य तो सिंपल सी बात है, प्रक्रिया कोई भी कार्य करने के लिए सोच, जैसे कि मैंने आपको बताया था, समझने की शक्ति चाहिए, और सोचने और समझने की शक्ति सिर्फ इंसान के पास है। और यह मानवीय कार्य इसलिए है क्योंकि प्रबंध का काम किया जाता है प्रबंधकों द्वारा, और प्रबंधक है ह्यूमन बींग्स, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मानवीय कार्य। तीसरी विशेषता यह बताती है आपको, प्रबंध प्रक्रिया व्यक्तियों के मध्य बातचीत और सलाह, इंटरैक्शंस, आपस में एक दूसरे के साथ वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान पर आधारित है। अतः यह एक सामाजिक कार्य है। सही बात है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला व्यक्ति समाज के किसी ना किसी हिस्से का एक अंग है, समाज के किसी ना किसी हिस्से से वो जुड़ा है, चाहे वो समाज का रिच लेवल हो, चाहे वो पुअर लेवल हो, मिडिल क्लास फैमिलीज हो। हर व्यक्ति अपनी अपनी सेक्टर से आता है, हर व्यक्ति के पास अपनी एक क्वालिटी है, उनको वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। प्रबंधकों द्वारा कर्मचारी को अभिप्रेरित कर लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसा मैंने अभी आपको अभिप्रेरण में समझाया था। अभिप्रेरण, मोटिवेशन का मतलब क्या है कि जब कोई कार्य किया जाता है या किसी से कोई कार्य करवाना होता है, तो जब तक हमारा एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होगा तब तक वो टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं करेगा। तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, और एक मैनेजर जो लीडर है अपने ग्रुप का, वो एक अच्छी मोटिवेशन पॉलिसी बना करके चलता है, जिससे उसके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहे, ऑफिस डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करें, लीव ना लें अननेसेसरी, और पूर्ण कॉन्फिडेंस, पूर्ण विश्वास के साथ वो कार्य करें। यह एक सार्वभौमिक, सही बात, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में एक फिक्स मैनेजरियल प्रोसेस का होना संभव है, पाई जाती है। तो ये थी आपकी प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे प्रबंध प्रक्रिया के कार्य। कुछ राइटर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग वो कार्य बताए हैं, उन्हें हम देखेंगे, फिर उनको कैसे बांटा गया है वो भी हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसे आप राइट डाउन करें, और थैंक यू सो मच।